Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic from third unit, magnetic effects of current and magnetism of second chapter, forces on charged particle in electric and magnetic field. And our today's topic is forces between two parallel state current carrying wire. Important topic है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई. ठीक है. Derivation important. In last video we discussed the force on a current carrying wire placed in external magnetic field. वहां पे हमने फोर्स कैलकुलेट किया था कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा और वो कहां पे रखा होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होगा. कोई बाहर किसी की वजह से भी हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से फोर्स लगता है करंट कैरिंग वायर पे. और उसका फोर्स का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके थे. F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. एल वहां पे एक वेक्टर क्वांटिटी लिया था, दैट मीन्स एक डिस्प्लेसमेंट होती है बेसिकली. तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था आई एल क्रॉस बी, लेंथ ऑफ द वायर इन मैग्नेटिक फील्ड. एक्सपेंड करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट था. डायरेक्शन भी देखी थी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे भी हमने दो पैरेलल स्ट्रेट वायर लिए, दोनों पैरेलल है, स्ट्रेट है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी. इस डिस्टेंस को हमने मान लिया r है. दोनों वायर के बीच में पैरेलल है तो जो डिस्टेंस होगी वही सभी जगह होगी. दो वायर है, फर्स्ट और सेकंड लिया. इसमें करंट है वो I1 फ्लो कर रहा है और यहाँ पे इसमें I2. अब आप कहोगे सर सेम डायरेक्शन में जरूरी है, अपोजिट का भी केस लेके देखेंगे लास्ट में. अभी हम सेम डायरेक्शन मान के चल रहे हैं कि दोनों वायर पैरेलल वायर है, उनमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. अब हमने देखा कि यहाँ पे दो वायर देने का मतलब क्या था, क्योंकि हमने जब सिंगल वायर पढ़ा था तो वहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी. तो यहाँ पे दो वायर आपको सिर्फ डाउट करने के लिए है, कंफ्यूज करने के लिए है. बेसिकली फर्स्ट वायर जो होगा उसका काम सिर्फ इतना है कि वो सेकंड के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करे. क्योंकि अगर सेकंड की बात करेंगे तो करंट तो है इसके पास में एक्सटर्नल, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर सकता है यहाँ पे, फर्स्ट वायर. क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रखा है. स्ट्रेट वायर की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन में कितने डिस्टेंस पे चाहिए, इस वायर की वजह से कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, r डिस्टेंस पे. तो इसका मतलब जब सेकंड पे फोर्स करेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट वायर. और अगर हम फर्स्ट वायर पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो करंट पता है, लेंथ अगर इनफाइनाइट है तो पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करेंगे. बट फर्स्ट वायर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड करेगा, सेकंड वायर. तो इसका मतलब एक वायर जो है वो दूसरे वायर के लिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. बाकी आपके सामने फॉर्मूला वो पुट करना है. देख, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर एट ए डिस्टेंस r इज. फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं मैं. ये कहूं कि ये वायर नहीं था तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे देखी मैंने, r डिस्टेंस पे. उसका नाम ले दिया हमने B1, क्योंकि फर्स्ट वायर की वजह से जनरेट हो रहा था. और ये कैसा है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं, फॉर्मूला में पता था. स्ट्रेट वायर का म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 अपॉन में r कितने डिस्टेंस पे चाहिए. अगर इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो इस वायर की वजह से इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, राइट हैंड थंब रूल, करंट थंब की डायरेक्शन में. तो जैसे ही मैं इस सेकंड वायर पे पहुंचूंगा तो हमारी फिंगर किधर जाएंगी, कर्ल करने के लिए इन साइड में. तो इसका मतलब इस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो कैसे होंगी, परपेंडिकुलरली इनवर्ड होंगी. तो इसका मतलब क्रॉस होगा. अगर मैं यहाँ पे क्रॉस अप्लाई कर देता हूँ तो इसका मतलब मैंने डायरेक्शन भी बता दी, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे. ये मैग्नेटिक फील्ड थी. क्लियर हो गया. किसने प्रोवाइड किया, फर्स्ट वायर ने. कितने डिस्टेंस पे, r पे. अब इसका रोल है वो एंड हो गया, खत्म हो गया इसका रोल. इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी थी सेकंड वायर के लिए, वो इसने बता दी इतनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी, इतनी डायरेक्शन, खत्म हो गया. अब हमें ये पता है कि ये जो सेकंड वायर है उसमें इतना करंट है, इतनी मैग्नेटिक फील्ड है इसमें. पूरे के अक्रॉस देखेंगे तो सभी पे होगी. तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड इसके अक्रॉस अप्लाई है. और ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की खुद की नहीं है, किसी दूसरे ने प्रोवाइड किया. दैट मीन्स ये इसके लिए क्या है, एक्सटर्नल है. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे. वैसे तो फोर्स बोलते हैं बट इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है. तो
तो इनफाइनाइट लेंथ तो नहीं पुट कर सकते, तो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकंड वायर, क्योंकि हम सेकंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे F2 लिखा, इस F2 को हम लिख रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, लिखा F2 ही जा रहा है, लेकिन इसमें टोटल लेंथ पे नहीं दे रखी रहे, इसकी एक यूनिट लेंथ अगर होती तो उस पे कितना फोर्स आएगा। यूनिट लेंथ अगर ये 5 मीटर का तो होगा न्यूमेरिकल में, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। अगर ये 2 मीटर का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, एक यूनिट डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू सेकंड वायर। इसको लिखना चाहे तो ये टोटल फोर्स होता और ये इसकी लेंथ होती L2, तो हम इसको कह सकते थे ये। इसका अगर फॉर्मूला हम लिखें यहाँ पे तो कितना आएगा, I2, सेकंड वायर था, करंट इतना है, लेंथ इसकी सपोज करते हैं L होती, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है, B1, एंगल क्योंकि आपने एक्सपेंड किया तो एंगल जो होगा साइन थीटा किस किस के बीच में होगा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के। लेंथ हम करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, तो करंट की डायरेक्शन में लेंथ ऊपर है, क्रॉस लगा रखे हैं, क्रॉस का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अपवर्ड और परपेंडिकुलर इनवर्ड में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लेंथ से डिवाइड करें क्योंकि हमें परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए यहाँ पे, तो L2 से L2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो। तो ये जो F2 लिख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, यानी हम F2 कैलकुलेट तो कर रहे हैं बट यूनिट लेंथ पे जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड F2। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो कितना आएगा, I2, और B1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1, क्योंकि फर्स्ट वायर ने प्रोड्यूस किया था कितने डिस्टेंस पे, R पे। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन में R। अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, डायरेक्शन देख रहे हैं इसके F2 की क्या है, क्योंकि डायरेक्शन के लिए तो हमारे पास में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी है, राइट हैंड थंब रूल भी है, आप उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, F2 जो कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स का फॉर्मूला तो वही है, लेंथ हम किस डायरेक्शन में लेते हैं, करंट की डायरेक्शन में, लेंथ ली। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड में, ऐसे है, तो इस तरीके से जाएंगे करंट की डायरेक्शन में लेंथ को, और फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो थंब जो होगा वो किधर आएगा, इस डायरेक्शन, ये F2 होगा। अब कोई कहेगा नहीं सर हम तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से याद कर चुके हैं, तो उसको भी अप्लाई करके देखते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको लेफ्ट हैंड यूज करना था, 2 फिंगर्स और थंब को स्ट्रेच करना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फिंगर प्रोवाइड अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पता है किधर है, इनवर्ड है, ठीक है। मिडिल फिंगर क्या बताता था, करंट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे देखेंगे तो करंट ऊपर जा रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिंगर बोर्ड के इनसाइड में, मिडिल फिंगर अपवर्ड डायरेक्शन में, देन थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेम है। तो आप चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो या राइट हैंड रूल अप्लाई करो, तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर मैं बताना चाहूं तो डायरेक्शन जो होगी फोर्स की वो क्या होगी, टुवार्ड्स फर्स्ट वायर, टुवार्ड्स फर्स्ट वायर। इसका मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ है, बार बार बोल रहा हूं मैं, इस चीज को याद करके रखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर आपको वायर की लेंथ 10 मीटर दे देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन कंप्लीट वायर। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो फॉर्मूला कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2, दोनों में कितना करंट था, अपॉन में R। सिमिलरली कोई ये कहे कि सर आपने फर्स्ट वायर की वजह से देख लिया सेकंड पे कितना फोर्स लगा था, फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड देखिए। अब की बार मैं थोड़ा रिवर्स करके देखता हूँ, अब की बार मैं फर्स्ट वायर पे कैलकुलेट करके देखता हूँ क्या रिजल्ट सेम आता है। तो यहाँ पे मैंने कहा रिवर्स केस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर एट डिस्टेंस आर सेम, यानी अब की बार हम सेकेंड वायर की वजह से, ये भी तो करंट है, करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितने डिस्टेंस पे देख रहे हैं सेकेंड वायर से, आर पे, इसका मतलब सेकेंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं फर्स्ट पे कितना आएगा,
तो इसको मैंने लिख दिया P2। और यहाँ पे देखेंगे तो वही स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ I2 अपॉन में R। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अब राइट हैंड साइड में है ये वायर, इसकी वजह से इस पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जब करंट की डायरेक्शन में थंब लेंगे तो मेरी फिंगर जो आएंगे लेफ्ट साइड में वो कैसे आएंगे, बिल्कुल इस बोर्ड से बाहर आएंगे। और अगर इसके राइट में देखेंगे तो फिंगर कैसे होंगी, इनवर्ड में। तो ये वायर जो है वो इसके लेफ्ट में है, तो इसका मतलब कैसे आएंगे, डॉट होंगी। तो सेकंड की वजह से फर्स्ट के ऊपर जो डायरेक्शन होंगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे होंगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इसका मतलब इस वायर पे हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड मिल गई तो करंट आपको पता है, पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैंने इसको डायरेक्शन को भी बता दिया, डॉट रिप्रेजेंट कर। अब फोर्स देख लेते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन फर्स्ट वायर। फर्स्ट वायर पे देख रहे हैं, यानी लेंथ पर यूनिट लेंथ ले ली, या तो आप फॉर्मूला में कहा कितना लिख सकते हो, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, तो वहां पे 1 पुट करते लेंथ वैसे ही गायब है। तो F1 इज इक्वल टू करंट कितना है इसमें, I1। मैग्नेटिक फील्ड लेंथ आपने ले ली 1 मीटर, या लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल होनी चाहिए, तो फर्स्ट की इस वायर की तो नहीं लेंगे, तो सेकंड की वजह से देखेंगे। तो सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होंगी, P2 एट दैट पोजिशन। और एंगल जो होगा, ये डॉट है, दैट मीन्स ये ऐसे आ रहा है प्लेन ऑफ पेपर से मैग्नेटिक फील्ड, और ये अपवर्ड में, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री लेंथ और करंट की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी साइन है 90 डिग्री, साइन 91 होगा। तो F1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, I1 P2 की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ट्वाइस ऑफ I1 भी है और यहाँ पे I2 भी था, I1 I2 अपॉन में R। अब ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड को अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे भी फोर्स जो है फर्स्ट वायर पे वो और फोर्स एट सेकंड वायर, वो दोनों पे क्या था, सेम था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन में R। लेकिन डायरेक्शन का देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। तो अभी हमने पढ़ा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करवा सकते हो, करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को राइट हैंड को रखो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे स्मॉलर। तो हम करंट की डायरेक्शन में अपवर्ड जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड इस केस में आउटवर्ड आ रही है, तो आउटवर्ड की तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे राइट हैंड को, तो थंब किधर आया, सेकंड वायर की तरफ। कोई कहेगा नहीं सिर्फ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता है, तो वो भी कर सकते हैं। सेम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ठीक है। करंट किधर था, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी तरफ बोर्ड से बाहर आ रही है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो किधर आ रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो डायरेक्शन होगी वो टुवार्ड्स सेकेंड वायर। इसका मतलब मैं इन दोनों का कंक्लूजन ये लिख सकता हूं, F1 इज इक्वल टू F2, बट डायरेक्शन अपोजिट है। इस पे लग रहा था इस डायरेक्शन में, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इस डायरेक्शन में टुवार्ड्स ये F1, यानी इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों फोर्स जो थे वो इक्वल थे, मैग्नीट्यूड जो है दोनों का वो इक्वल रहेगा, बट डायरेक्शन जो थी वो अपोजिट थी। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव साइन अप्लाई किया। क्लियर हुआ पॉइंट, कि वेक्टर अगर लगा रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, बोथ आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट था बेसिकली। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जितना एक्शन प्रोवाइड करेगा उतना ही तो रिएक्शन मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि पर यूनिट लेंथ जितना फोर्स फर्स्ट लगा रहा है सेकंड पे, उतना ही पर यूनिट क्या अप्लाई करेगा, सेकंड अप्लाई करेगा फर्स्ट के ऊपर। यानी जितना फर्स्ट अप्लाई कर रहा है सेकंड पे, उतना ही सेकंड अप्लाई कर रहा है फर्स्ट पे। ये बेसिक कंसेप्ट था इसका। तो इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ पे हो रहा है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे हम, सिर्फ डेरिवेशन पर्पज के लिए दोनों पे अप्लाई किया है।
आप किसी भी वायर पे अप्लाई करोगे तो दोनों वायर में करंट कितना था, दोनों वायर की डिस्टेंस कितनी है उसका ट्वाइस, और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक के टर्म्स में कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला था जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। अब आगे के कुछ कंसेप्ट है वो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है। अब कोई कहे कि सर डायरेक्शन जो है करंट की वो अपोजिट हो जाए तो क्या होगा उस केस में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि डायरेक्शन ही अगर अपोजिट हो जाती है तो उस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे। तो वहां पे फोर्स की बेसिकली डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, अच्छे से एक बार इसको ड्राइव करेंगे। बाकी इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है और फोर्स हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी थी। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती तो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। हमने 2 वायर लिए हैं, उनमें जो करंट है वो इस बार अपोजिट डायरेक्शन में है। ये I1 था और ये I2 जो है उसकी डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी, यानी अपोजिट में भी हो सकता है करंट, जरूर नहीं कि हमेशा सेम केस में जाएगा। सेम में जा रहा था इसका मतलब दोनों वायर जो थे एक दूसरे की तरफ फोर्स लग रहा था। अब की बार कैलकुलेट करते हैं, रिजल्ट जो रहेगा मैग्नीट्यूड वो सेम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन में R, दोनों की डिस्टेंस R है बीच में, तो फॉर्मूला जो रहेगा वो सेम। हम सिर्फ डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या होगी, फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं क्या रहेगी। तो यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट वायर ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की, तो ये जो सेकंड वायर है वो फर्स्ट वायर के राइट हैंड साइड में है, तो इसका मतलब राइट हैंड थंब रूल, करंट ऊपर है, हमारी राइट हैंड की फिंगर घूमते हुए राइट साइड में जाएंगे, तो कैसा होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा इस वायर, यानी इस वायर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब वापस फॉर्मूला पे आते हैं, लेंथ किधर लेनी है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन में थे, ये इनवर्ड है, तो इनवर्ड है तो हम नीचे की तरफ जा रहे थे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें करंट की डायरेक्शंस में, लेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड थी, तो हमारा राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अवे होगा। तो इसका मतलब इसमें जो फोर्स लगेगा सेकंड पे वो किधर लगेगा, फर्स्ट वायर से दूर लगेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड, करंट किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थंब किधर आएगा, लेफ्ट हैंड का, अवे, तो इसका मतलब F2 इस साइड में है। यहाँ पे बात करें तो इसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन है, सेकंड वायर प्रोवाइड करेगा, इसमें करंट इनवर्ड है, तो इस बार इसमें भी क्या होगा, लेफ्ट साइड में था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो राइट हैंड के फिंगर्स जाएंगे किधर, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके लिए भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा इस बार परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में। फिर अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टिल्ट करेंगे, तो थंब जो होगा राइट हैंड का वो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। करंट ऊपर था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में, तो ऊपर जा रहे थे, फिंगर को कर्ल करेंगे इनसाइड में, थंब किधर आएगा, राइट हैंड का, अवे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो F1 अवे लग रहा है इसमें। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड थी, करंट जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, थंब किधर आएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का, अवे। इसका मतलब जब 2 वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वहां पे फोर्स जो लगेगा वो एक दूसरे से दूर लगेगा, और जब करंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये दोनों वायर अट्रैक्ट कर रहे हैं अगर सेम डायरेक्शन में करंट है, और यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं। क्लियर हो गया पॉइंट, बहुत इजी है याद रखना। 2 फ्रेंड है, अगर उनकी थिंकिंग मिलती है, दोनों सेम पाथ में चलते हैं, सिमिलर है सब कुछ, तो इसका मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनकी लॉन्ग लाइफ टाइप में उनकी फ्रेंडशिप रहेगी। लेकिन 2 फ्रेंड ऐसे हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्री हैं, एक यस बोलता है तो दूसरा नो बोलेगा, कितने दिन तक रहेंगे या कितनी देर तक रहेगा, एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से जल्दी दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपेल करेंगे, सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट केस यही था इसका। अब हम कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। फोर्स का तो हमें पता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, फोर्स पर यूनिट जो लेंथ होगा 2 स्ट्रेट वायर में, उसका फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ I1 I2 अपॉन में, फॉर्मूला हमें पता है। नोट पॉइंट देखें तो हमें ये पता लग गया कि सेम डायरेक्शन अगर होगी तो अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन होगी तो रिपेल करेंगे, अपोजिट रिपेल।
क्लियर हुआ पॉइंट ये? इसका भी एक एप्लीकेशन है। आपसे कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोलेनोइड जो है जैसे ही करंट पास होता है दे कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। क्यों? तो यहां पे अगर हम देखें तो सोलेनोइड ऐसे था और यहां पे देखा जाए तो करंट ऐसे जा रहा था इसमें। तो इसका मतलब यहां पे बेसिकली क्या हुआ, इसको देखते हैं। करंट ऐसे गया, राउंड लेके फिर आएगा, फिर यहां से वापस, फिर पीछे से बैकवर्ड में होते हुए फिर। इसका मतलब करंट इस वायर में, अगले वायर में, उधर सभी में डायरेक्शन क्या है? सेम है। और सेम डायरेक्शन में अगर करंट होंगे वायर के बीच में तो उनमें क्या होगी? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन होगी तो ये जो सोलेनोइड है इसमें सिमिलर वायर में था तो इसकी लूप जो होंगी वो एक दूसरे के क्या आएंगे? नजदीक, अट्रैक्शन की वजह से। इसलिए सोलेनोइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है व्हेन करंट पास थ्रू दैट। इसलिए जो कोयल्स होती हैं मोटर बाइंडिंग या किसी की, वो कोयल्स जब हम राउंड करते हैं और जैसे उनमें करंट पास होता है तो वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एक दूसरे के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें करंट जो था वो सिमिलर डायरेक्शन में जा रहा है और सिमिलर डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेंगे तो लूप एक दूसरे के क्लोज आएगी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होती है। फर्स्ट केस ये था। क्लियर हुआ पॉइंट? सेकेंड केस अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शंस के हैं और वो अपोजिट डायरेक्शंस के हैं। इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं कैसे ड्रॉ। अगर मैं कहूं कि ये दोनों वायर थे, दोनों में जो करंट था वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। राइट एंड थंब रूल होता हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ये था तो अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर जाएगी? इनवर्ड। इसके बाहर भी इधर, यानी इस वायर के राइट साइड में अगर देखेंगे तो किधर जाएगी? इनवर्ड डायरेक्शन। और इस वायर में अपवर्ड में जा रहा था तो इसके लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो किधर होगा? आउटवर्ड। तो इसका मतलब दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एक दूसरे से अपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। अपोजिट होगी तो इसका मतलब कैंसिल आउट होंगे, तो वहां पे जीरो भी हो जाएगी अगर स्ट्रेंथ ठीक थी तो यहाँ पे हम उस चीज को देखते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसे, फिर और ज्यादा, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बाहर की तरफ आएंगे ये थोड़ी सी इंक्रीज होनी स्टार्ट, ठीक है। अब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वही सेम केस, राइट हैंड थंब रूल, आउटसाइड से इधर जाएगी इनवर्ड। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन बीच में जो होगी वो एक दूसरे से अपोजिट होगी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाएगी और आउटसाइड में बढ़ना स्टार्ट। अब क्या होगा इस केस को देखें तो दोनों वायर के बीच में जो था वो एक दूसरे से अपोजिट थी, यहाँ पे ऐसे इनवर्ड, इसकी इधर बाहर की तरफ, तो इसलिए कैंसिल आउट होगी, इसलिए बीच में हम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करेंगे। लेकिन बाहर देखते हैं क्या होता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पे देखेंगे इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपकी तरफ, तो यहाँ पे फिंगर किधर जा रही है? राइट साइड, इसकी फिंगर किधर जाएंगे? राइट साइड। तो बाहर जो होगी मैग्नेटिक फील्ड वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी, दोनों की वजह से सिमिलर हो जाएगी। इसके आउटसाइड में इसकी वजह से और इसकी वजह से सेम डायरेक्शन। इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखेंगे तो इधर परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, इस वायर की वजह से जब दूर जाएंगे तो वो भी परपेंडिकुलर क्या होगा? आउटवर्ड होगा। तो बाहर जैसे ही देखना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? ऐड होना स्टार्ट होगी और ये डम्प्ड शेप में चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगी जैसे हम आईज की तरह देखते हैं किसी चीज को, इस तरीके से। और अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा? आपकी बार एक वायर ऐसे है और दूसरा वायर ऐसे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इनवर्ड जा रही है, इसकी वजह से भी देखेंगे तो इनवर्ड जा रही है, तो इसका मतलब क्या होंगी? एड अप होना स्टार्ट होंगी और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हम शो करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में था ये से, यहाँ पे और इंक्रीमेंट ऐसे, और यहाँ पे देखेंगे तो ये से इनसाइड में इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, ऐसे बाहर आई, इनवर्ड आउट, इनवर्ड आउट, ठीक है। टच नहीं करेंगे एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ था सिमिलर के केस में और अपोजिट के केस में। अब नेक्स्ट केस जो आता है वो आता है हमारे पास में, इसी का नोट पॉइंट, एक तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने ड्रॉ की है। नेक्स्ट केस जो है
वो हम देखेंगे डिफाइन 1 एम्पियर। अब आप कहोगे सर करंट की यूनिटी एम्पियर होती है, वो तो ठीक है, ये 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इन 1 सेकंड, दैट इज आल्सो कॉल्ड 1 एम्पियर। बट यहाँ पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ था, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷। यहाँ पे करंट जो होगा उसको हमें 1 एम्पियर प्रूव करना है, तो I1 I2 कितना होना चाहिए 1, और डिस्टेंस अगर मैं मान लू दोनों वायर के बीच में कितनी है 1 मीटर है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हुई 2 × 10⁻⁷, क्योंकि बाकी टर्म्स तो कितनी कंसिडर कर लिया आपने 1, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर अगर ले लेते हैं, तो उन वायर के बीच में करंट जो होगा वो हमेशा कितना होगा 1 एम्पियर। दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं 2 वायर है और उन दोनों के बीच में 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between 2 wires. Force of attraction or repulsion between 2 wire is 2 × 10⁻⁷ Newton per meter if they are 1 meter apart. Then the current in the wire is 1 ampere. Yeah, 1 ampere is defined as the force of attraction or repulsion when 2 wire placed 1 meter apart, then force is इतना। तो अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे 2 वायर है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, क्योंकि अभी हमने देखा अट्रैक्शन रिपल्सन होता है डायरेक्शन के बेसिस पे, अगर इतना फोर्स है तो इसका मतलब वो कितना होगा वहां पे 1 न्यूटन। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट केस देखते हैं, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं इनका कि क्या रियल लाइफ में भी ये अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं बेसिकली। तो देखते हैं इन चीजों को, देखते हैं। मैंने 2 डायग्राम ड्रॉ किए हैं, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देखना है। अभी तक हमने जो किया वो प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बैटरी ली और एक स्लाइन वाटर है, इसका मतलब इसमें से करंट इजिली पास हो सकता है। इसमें से जब करंट जा रहा था मैंने इसको 2 पार्ट में फिक्स कर दिया, करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे ही यहाँ पे आएगा उसके सामने 2 पाथ है, इधर से भी करंट जाएगा इधर से भी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हम 2 पैरेलल वायर मान सकते हैं, करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे की प्रेस करते हैं और करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, इनकी जो डायरेक्शन थी, क्योंकि ऊपर से तो ये फिक्स थे और यहाँ पे ये फिक्स्ड नहीं है, इन साइड में यहाँ पे कोई फिक्स्ड बाउंडेशन नहीं थी, तो ये वायर जो है वो कैसे मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज है। इसका मतलब ये जो लोअर एंड था वो एक दूसरे के क्लोज, यहाँ पे तो फिक्स थे, पहले करंट नहीं पास हो रहा था, लेकिन जैसे सिमिलर करंट हो गई अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब लोअर एंड इनका फ्री है, मूवेबल है, इसलिए लोअर एंड क्या होता है एक दूसरे के क्लोज आता है। अगर बाई चांस में करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फ्लो करवाते तो वहां पे वायर जो होते हैं वो लोअर एंड एक दूसरे से रिपेल करता, क्योंकि अपर एंड तो फिक्स्ड है, हार्ड बॉडी होता है, तो वहां पे एक दूसरे से दूर हो जाते। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं रोजेट्स स्प्रिंग और डांसिंग स्प्रिंग। बेसिकली यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो मेटल की बनी होती है, हमने एक स्प्रिंग ली और स्प्रिंग के लोअर एंड को जस्ट टच किया है यहाँ पे वाटर सरफेस के साथ में, और यहाँ पे बैटरी वगैरह पावर सप्लाई है, इस स्प्रिंग से करंट जाएगा। स्प्रिंग मतलब क्या है, बेसिकली सोलेनोइड ही तो है, वायर को रैप किया है हमने इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, तो जैसे इसका लोअर एंड है तो यहाँ पे सप्लाई होगी तो सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है तभी तो करंट फ्लो करेगा। अब जैसे ही इस वायर में से स्प्रिंग में करंट फ्लो करता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि स्प्रिंग जो है वो सोलेनोइड की तरह ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी, एक दूसरे के क्लोज आएंगे इसके लूप्स, तो ये लोअर एंड को छोड़ देगा, वापस कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में पावर सप्लाई रुक जाएगी, सर्किट इनकम्प्लीट, करंट वापस से क्या होगा जीरो, जैसे ही जीरो होगा ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, जैसे ही स्लाइन वाटर को फिर से टच करेगा फिर से सर्किट कंप्लीट, फिर करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करते ही फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेंथ कम, फिर सर्किट इनकम्प्लीट, तो ये बार बार क्या होगी, ये स्प्रिंग
इनकम्प्लीट कंप्लीट के लिए सर्किट बनाने के लिए डांसिंग टाइप में, दैट मीन्स अपनी लेंथ को कम ज्यादा करती रहती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डांसिंग स्प्रिंग और बेसिकली रोजेट स्प्रिंग। तो ये हमारे पास में फोर्स के बारे में था जब विंड टू वायर्स पे। तो ये कंप्लीट इंपोर्टेंट है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ में, इसके नोट पॉइंट के साथ में, और इसकी डेरिवेशन इजी है। ये चीजें पूछी जाए तभी बतानी है एग्जाम में, अदरवाइज डेरिवेशन करनी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू।